now move from the world of biology to the world of quantum physics to see how we can use that to make a quantum computer. And to tell us that is going to be Tanay Roy. Tanay is a PhD student in the Department of Condensed Matter Physics and Material Science. And while we change the microphones on him, let's get ready to listen to some talk on quantum computing. So we have listened to a very awesome talk. I think all you viewers are excited now, right? All of you are awake. So my name is Tanay Roy. I am a PhD student here in the Department of Physics. So before I begin, let me ask you a question. How many of you love computers? आप में से कितने लोगों को कंप्यूटर पसंद है? Great, awesome. Okay. And how many of you hate computers? Oh, I see few hands there. All right, don't worry. So I believe by the end of this talk, all of you, including those who hate computers, will start loving them. क्योंकि मैं आज एक नए टाइप के कंप्यूटर के बारे में बात करना चाहूँगा. This is called a quantum computer. और ये कंप्यूटर आज के ज़माने के जो कंप्यूटर्स है, जैसे कि this one, जिसको हम मॉडर्न कंप्यूटर्स कहते हैं, इससे लाखों करोड़ों गुना ज़्यादा पावरफुल हो सकता है. एंड ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है जो ये कंप्यूटर्स नहीं सॉल्व कर पाते. ओके, सो बिफोर लेट्स स्टार्ट विथ सम इंफॉर्मेशन अबाउट मॉडर्न कंप्यूटर्स. अब सब लोग कंप्यूटर्स यूज करते हैं, राइट? इसमें कैसे टाइप का प्रोसेसर्स आता है? यस, आई हर्ड डुअल कोर i3 i7. तो आपको पता है इसका टिपिकल स्पीड होता है 3 गीगाहर्ट्ज. ओके, इसका मतलब ये है कि ये जो प्रोसेसर है ये एक सेकेंड में 300 करोड़ बेसिक कैलकुलेशन कर सकता है. दैट्स अ ह्यूज नंबर. उसके ऊपर ये मल्टीपल कोर में आता है. इसका मतलब है कि बहुत सारे पैरेलल प्रोसेसेस एक साथ कर सकते हैं. तो हम किस काम के लिए कंप्यूटर्स यूज करते हैं? एवरीडे वर्क, watching high definition movies, internet surfing, and people's favorite, क्या? Games, right? So we use computers to play games. तो आप देख सकते हैं कि ये जो problems है, ये computers बहुत easily handle कर लेता है, बहुत आसानी से कर लेता है. But there are some problems जो ये computers भी easily नहीं कर पाते. Okay? तो देख लेते हैं एक example क्या है. The first one is searching unsorted data. आप में से कई लोगों ने टेलीफोन डायरेक्टरीज देखे होंगे, राइट? पुराने ज़माने में जब मोबाइल फोन्स नहीं आए थे तब लोग मोस्टली लैंडलाइंस यूज़ करते थे और एक सिटी के सारे फ़ोन नंबर्स इस टेलीफोन डायरेक्टरी में लिखा रहता था. इम्पॉर्टेंटली इस डायरेक्टरी में सारे नेम्स अल्फ़ाबेटिकली सॉर्टेड होता था ताकि आप आसानी से कोई नाम ढूंढ सके. तो सपोज आपको किसी दोस्त को फ़ोन करना है और उसका नंबर आपको पता नहीं है, तो क्या करेंगे? हम सिंपली जाएंगे उसको नाम से ये ढूंढेंगे और उसका करस्पॉन्डिंग फ़ोन नंबर मुझे मिल जाएगा. नाउ सपोज एक दिन आपके पास एक अननोन नंबर से कॉल आया ना, आपको ढूंढना है वो नंबर किसका है. ओके, नाउ यू सी ये प्रॉब्लम उतना आसान नहीं है क्योंकि ये जो नंबर्स है ये सॉर्टेड नहीं है, वो कंप्लीटली रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है. तो ये नंबर ढूंढने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एसेंशियली एक के बाद एक हर एक नंबर को चेक करते जाना पड़ेगा, राइट? यस, सो दैट इज अ वेरी पेनफुल जॉब, राइट? क्योंकि अगर आप लकी हो तो आपको ये वेरी फर्स्ट पेज में ही उसका आंसर मिल जाएगा. अगर आप अनलकी हो तो आपको लास्ट पेज तक ढूंढना हो सकता है. तो इन जनरल अगर मैं आपको ऐसे बहुत सारे अननोन नंबर्स दे दूं, कभी कभार आपको इस किताब के फर्स्ट हाफ में आंसर मिल जाएगा, कभी कभार सेकेंड हाफ में मिलेगा. तो ऑन एवरेज आपको इस किताब के आधा पेजेस ढूंढना पड़ेगा. ओके, सो मैथमेटिकली दिस मीन्स कि अगर देयर आर n एंट्रीज तो आपको n/2 क्वेरीज करना पड़ेगा ये आंसर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए. तो जस्ट एंड इट टर्न्स आउट दैट हम इससे अच्छा तरीका है ही नहीं हमारे पास. नॉट इवन फॉर द कंप्यूटर्स भी इससे अच्छा तरीके से ये प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता. बट एन इंडियन साइंटिस्ट नेम्ड लव ग्रोवर 1996 में एक नया एल्गोरिथम या तरीका निकाला जिससे ये प्रॉब्लम को काफ़ी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं. कितना जल्दी? इन स्क्वायर रूट ऑफ n स्टेप्स. एग्जाम्पल ले लेते हैं. सपोज देयर आर 10,000 एंट्रीज. ओके, इस बुक में 10,000 एंट्रीज है. तो नॉर्मल प्रोसीड्यूर से आपको रफली 5,000 बार ढूंढना पड़ेगा, व्हेयरएज ग्रोवर एल्गोरिथम यूज करके सिर्फ 100 बार क्वेरी करने से आपको आंसर मिल जाएगा. सो दैट्स ए 50 टाइम्स स्पीड अप. काफ़ी तेज है. बट प्रॉब्लम ये है कि ये जो एल्गोरिथम इन्होंने बनाया ये नॉर्मल कंप्यूटर में चला ही नहीं सकते. ये एल्गोरिथम क्वांटम फिजिक्स के ऊपर बेस किया हुआ है. आई विल टॉक अबाउट क्वांटम फिजिक्स लेटर ऑन. तो इसके लिए क्या चाहिए? वी नीड ए क्वांटम कंप्यूटर. ओके,
दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन. तो इससे पहले मैं आपको पूछता हूँ, व्हाट आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 15? या दैट्स इजी. 77, 221. Yeah, those are very intelligent people here. But you see, as I keep increasing the number of digits in this problem, क्या होता है कि ये प्रॉब्लम मुश्किल से मुश्किल हो जाता है. ओके आपको थोड़ा आइडिया देता हूँ कितना मुश्किल हो सकता है. सपोज मैं एक 100 डिजिट का नंबर देता हूँ आपको. ऑफकोर्स आप हाथ से नहीं कर सकते, आपको कंप्यूटर्स यूज करना पड़ेगा. वो इस जो टिपिकल कंप्यूटर हमारे पास होते हैं, इससे ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में रफली 1 घंटा लगेगा. ओके देन मैं 20 डिजिट और इंक्रीज करता हूँ, 120 डिजिट का नंबर. देन इट विल टेक 4 मंथ्स, जस्ट 1 घंटे से 4 मंथ्स. एंड the latest record of finding prime factors is of a number called RSA 768. Okay, ये एक बड़ा सा नंबर है, 232 डिजिट नंबर है. आप देखना चाहेंगे कैसा है ये नंबर? No? Yes. This is the number. See how large it is. And ये इसका जस्ट 2 फैक्टर्स निकालने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट, बहुत सारे सुपर कंप्यूटर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज करके कितने टाइम में सॉल्व किया? 2 साल में सॉल्व किया. ओके तो इसका मतलब है इसको अगर एक सिंगल कंप्यूटर में सॉल्व करना है तो दैट विल टेक 2000 years. सो यू सी कितना डिफिकल्ट हो सकता है ये प्रॉब्लम. नाउ कम्स द अल्टीमेट वन. एक 1000 डिजिट नंबर लेते हैं. ओके दैट विल टेक विद द नॉर्मल प्रोसीड्यूर 10 to the power 24 years. आप गेस कर सकते हैं कितना बड़ा है. एक के बाद 24 जीरोस, इतने सारे साल. आपको पता है यूनिवर्स का आज एज कितना है? यस दैट्स करेक्ट, 13.7 बिलियन ईयर्स. और ये नंबर उससे भी लाखों करोड़ों गुना ज्यादा बड़ा है. ओके सो दिस मीन्स कि अगर आप इस वर्ल्ड के सारे कंप्यूटर्स भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगा देंगे, दे विल इवेंचुअली डाई, विल नॉट बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम. अगेन देयर इज अ सॉल्यूशन. एन MIT साइंटिस्ट नेम्ड पीटर शोर ने अगेन एक क्वांटम एल्गोरिथम निकाला जिससे ये प्रॉब्लम बहुत जल्दी सॉल्व कर सकता है. कितना जल्दी? कैन यू गेस? जो बेसिकली इम्पॉसिबल है 10 to the 24 years. कितना जल्दी कर सकता है? एनी गेस? रैंडम गेसेस. 150 year? That's too fast. Okay. Anyway, so lastly, you can guess like 1 year, 1 month, 1 week. But in fact, हम इसको just 20 सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं. Now you can imagine कि कितना पावरफुल ये कंप्यूटर हो सकता है जो 10 to the 24 years वाला प्रॉब्लम को जस्ट 20 सेकेंड में सॉल्व कर सकता है. Now will you like that computer? Yes. Right. So not only these problems, so there are many other applications. For example, simulate chemical reactions. ये कंप्यूटर एटम्स कैसे दूसरे एटम्स के साथ रिएक्ट करता है वो बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. एंड ये यूज करके हम अच्छा ड्रग्स बना सकते हैं जिससे हम नया मेडिसिन मिलेगा, अच्छा मेडिसिन मिलेगा. देन इमेज डिटेक्शन. आपको पता है बहुत सारे कंपनीज सेल्फ ड्राइविंग कार्स निकालने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? उसमें इमेज डिटेक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम क्योंकि उसको पता करना होता है कहाँ पे रोड है, कहाँ पे दूसरे कार है, कहाँ पे आदमी खड़ा है, एटसेट्रा. तो उसमें इमेज डिटेक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम. देन एक्यूरेट वेदर प्रेडिक्शन एंड देयर आर प्लेंटी ऑफ देम. ओके सो द क्वेश्चन ये है कि हम ये क्वांटम कंप्यूटर बनाए कैसे. ओके तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे. बट पहले क्योंकि क्वांटम कंप्यूटर क्वांटम फिजिक्स के ऊपर बेस किया हुआ है तो हम थोड़ा क्वांटम फिजिक्स के बारे में जानते हैं. तो 19th सेंचुरी के एंड तक फिजिक्स काफी डेवलप हो चुका था. हमें न्यूटन्स लॉ पता था, ग्रेविटी कैसे काम करता है, सन की तरफ डिफरेंट स्टार्स डिफरेंट प्लैनेट्स कैसे मूव करता है, इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म कैसे काम करता है, सब कुछ पता था. बट देयर वर फ्यू अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम्स. उनमें से एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम था लाइट एमिशन फ्रॉम ए हॉट ऑब्जेक्ट. आपको पता है जब कोई चीज को हम गर्म करते हैं क्या होता है? फॉर एग्जांपल मेटल, सॉरी या दैट्स करेक्ट, इट इमिट्स लाइट. उसका कलर एक्चुअली स्लोली चेंज होता है. जब आप थोड़ा सा गर्म करेंगे तो इट विल लुक लाइक पहले तो ऑफकोर्स डार्क रहेगा, देन इट विल लुक लाइक रेडिश डार्क, देन येलोइश रेड एंड फाइनली इट विल बिकम येलोइश व्हाइट. तो ऑल्दो आप उसको कलर एक कलर देख रहे हैं पर्टिकुलर, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हॉट ऑब्जेक्ट सिर्फ वही कलर इमिट कर रहा है. एक्चुअली कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट सारे कलर्स इमिट करता है, ब्लू ग्रीन एवरीथिंग, बट एट डिफरेंट प्रोपोर्शंस. फॉर एग्जांपल हमारा जो सन है इसका टेम्परेचर क्या है? सरफेस टेम्परेचर
Yeah, that's correct. 6000 is at roughly 5500 डिग्री सेल्सियस. तो सन का जो कलर डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ ऐसा दिखता है. इट्स मोस्टली येलो, ग्रीन एंड ऑरेंज, कुछ ब्लू एंड काफ़ी सारा पार्ट इंफ्रारेड में है. इसका कंबाइंड कलर हम रफली वाइट जैसे दिखते हैं. ओके, तो ये जो प्रॉब्लम है, ये जो कलर डिस्ट्रीब्यूशन है, ये उस टाइम के फिजिक्स से एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा था. व्हाट वी नीडेड इज ए न्यू काइंड ऑफ थ्योरी. ओके, एंड ये प्रॉब्लम जिन्होंने सॉल्व किया, ही वाज एन जर्मन साइंटिस्ट नेम्ड मैक्स प्लैंक. इन्होंने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, बट इसका जो प्रेडिक्शन था, तो इसका जो थ्योरी था, बहुत ही डिफरेंट टाइप का था. हम देखते हैं वो कैसा डिफरेंट था. आपको लाइट के बारे में पता है, राइट? व्हाट इज लाइट? यस, लाइट इज एन वेव, लाइक कंटिन्यूअस वेव, जैसे कि वाटर वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, साउंड वेव्स विच आर गोइंग फ्रॉम दिस स्पीकर टू योर ईयर एंड सो ऑन. बट हम जो सोचते हैं वेव इज लाइक ए कंटिन्यूअस थिंग, बट मैक्स प्लैंक ने जो बताया कि वेव कैन लाइट कैन नॉट बी कंटिन्यूअस एट माइक्रोस्कोपिक लेवल. जब हम बहुत छोटे पैमाने में चले जाते हैं, लाइट स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक पैकेट्स. ओके, देयर आर पैकेट्स ऑफ लाइट्स ऑफ फिक्स साइज. तो ब्लू लाइट का एक पैकेट होगा जिसका एक साइज है, ग्रीन लाइट का और दूसरा पैकेट होगा जिसका डिफरेंट साइज है. ओके, एंड इस पैकेट्स ऑफ लाइट्स को आजकल हम फोटॉन्स कहते हैं. तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट था कि लाइट एट ए स्मॉल स्केल कैन बिहेव लाइक पार्टिकल्स, जो हम नॉर्मली सोचते नहीं है. बहुत डिफरेंट आइडिया है. तो ये आइडिया लेके, मैक्स प्लैंक का ये आइडिया लेके बहुत सारे साइंटिस्ट, आपको पता ही होगा आइंस्टाइन के बारे में ऑफ कोर्स, एंड देन नील्स बोर, श्रोडिंगर, डी ब्रॉगली एंड बहुत सारे दूसरे साइंटिस्ट ये थ्योरी के आगे बढ़ाया, जिसको आजकल हम क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं. तो बिलीव मी, क्वांटम मैकेनिक्स इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल थ्योरीज टिल डेट. ओके, इसका प्रेडिक्शन एक्सपेरिमेंट के साथ बहुत अच्छी तरीके से मिल जाता है, बट इसका जो प्रेडिक्शन है वो बहुत ही अजीबोगरीब है, व्हिच वी कांट रियली अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली. ओके, तो देखते हैं. आपको मैंने देखा है कि लाइट कैन बिहेव लाइक पार्टिकल्स. कैन आल्सो पार्टिकल्स बिहेव लाइक वेव्स? एंड द आंसर इज यस. आप लोगों ने एटॉमिक मॉडल पढ़ा होगा, राइट? एटम किससे बना होता है? यस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. सो सेंटर में न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स रहते हैं. उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन मूव्स एट डिफरेंट ऑर्बिटल्स लाइक सोलर सिस्टम. दैट्स व्हाट वी रीड यूजुअली. बट इट टर्न्स आउट दैट कि ये पिक्चर कंप्लीटली करेक्ट नहीं है. ओके, क्या होता है कि आप इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर टाइप पे कहाँ पे है वो उसका आंसर पता ही नहीं कर सकते. ओके, जैसे कि सन के पास अर्थ कहाँ पे है वो हम पता कर सकते हैं, बट इलेक्ट्रॉन के बारे में वो नहीं कर सकते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन स्टार्ट्स फ्रॉम ए क्लाउड. वो कोई एक पर्टिकुलर जगह पे नहीं होता, वो बहुत सारे जगह पे फैला हुआ होता है. ओके, एंड इसको हम इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कहते हैं. इसका मतलब ये है कि देयर इज सम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एट सम स्पेस. तो मैं इसको इस इमेज से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ. तो यहाँ पे जो आप डार्क पैचेस है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, और जहाँ पे लाइट है वहाँ पे मिलने की प्रोबेबिलिटी कम है. इसका मतलब है कि आप जाएंगे इलेक्ट्रॉन को ढूंढने के लिए तो कभी आपको इसको यहाँ पे मिलेगा, कभी यहाँ पे मिलेगा, कभी यहाँ पे मिलेगा. ओके, तो दिस इज ऑल्सो ए बिहेवियर ऑफ वेव. लाइक electron at the small scale, not only electron, other small microscopic objects starts behaving like waves. वो multiple जगह पे हो सकता है, and that is again very important aspect of quantum mechanics. Okay, wave like behavior of particles. हमने पहले देखा light particle तरह behave करता है, now particles also wave की तरह behave करता है, and this is the most important but slightly confusing part. And यही part, यही property हम quantum computer में use करते हैं. Particles can be present at more than one places or two places simultaneously. I know ये सोचने में बहुत difficult है, but that is true and we observe it in our lab every day. तो मैं आपको और भी example दूंगा. तो पहले quantum computer actually कैसे काम करते हैं, उससे पहले थोड़ा सा classical computer कैसे काम करते हैं वो जान लेते हैं. तो आपको पता है classical computers कैसे calculations करता है? Yes, binary arithmetic. तो वो only zeros and वंस यूज करता है. तो जैसे कि 0 इज रिप्रेजेंट बाय 0, 1 by 1, 3 by 1 1, 4 by 1 0 0 एंड सो ऑन. ओके, एंड वो एक्चुअली ये कैलकुलेशन किस चीज में होता है? व्हाट इज द कंपोनेंट? या इसका बीट कहते हैं, बट जो फिजिकल कंपोनेंट है जिसमें ये कैलकुलेशन होता है, ट्रांजिस्टर. दैट्स करेक्ट. सो ये सारे कैलकुलेशंस ट्रांजिस्टर में होता है. ट्रांजिस्टर के दो ही स्टेट होता है, एक हाई वोल्टेज स्टेट जिसको हम ऑन या 1 कहते हैं, और एक लो वोल्टेज स्टेट जिसको हम ऑफ या 0 कहते हैं. ओके, तो नॉट ओनली नंबर्स, आप सोचेंगे ये नंबर तो ठीक है, एनी लेटर, स्पेशल सिंबल, ऑल द पिक्चर्स यू टेक, वीडियो क्लिप्स, ऑडियो रिकॉर्डिंग, एवरीथिंग इज फाइनली converted into strings of zeros and one. Okay, before they are saved in your hard disk, flash drives, or actually transferred. Like
any online transmission. So important property इसमें ये है कि ये जो ट्रांजिस्टर है this acts like a switch. इसका दो ही स्टेट है, either on या ऑफ, एक साथ दोनों नहीं हो सकता, ऑन एंड ऑफ टुगेदर इसका कुछ मीनिंग नहीं है, ये हो नहीं सकता क्लासिकल केस में. ओके, सो क्लासिकल बिट इज आइदर 0 और 1. तो व्हाट हैपेंस इन द केस ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स? तो जो क्वांटम इक्विवेलेंट ऑफ बिट है इसका हम क्यू बिट कहते हैं. ओके, सिमिलर टू ऑफ एंड ऑन स्टेट इसका भी 0 एंड 1 स्टेट होता है एंड इसको हम ऐसे स्पेशल ब्रैकेट नोटेशन में लिखते हैं. ओके, तो आपको एग्जांपल देता हूँ. आपको जो मैंने एटम का पिक्चर दिखाया था उस केस में अगर आपको ये इलेक्ट्रॉन इनर मोस्ट ऑर्बिटल में मिलता है इसको हम कह सकते हैं 0 स्टेट, एंड नेक्स्ट ऑर्बिटल में अगर मिलता है इसको कह सकते हैं 1 स्टेट. ओके, नाउ यू लर्न कि इलेक्ट्रॉन्स बिहेव लाइक वेव. इसका मतलब ये कि बहुत सारी जगह पर एक साथ रह सकता है. इसका मतलब हम ऐसा स्टेट क्रिएट कर सकते हैं जिसको हम कहते हैं 0 and 1 टुगेदर. एंड मैथमेटिकली दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग, इसको हम कहते हैं सुपरपोजिशन स्टेट्स. क्या कहते हैं? सुपरपोजिशन. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. 0 + 1 स्टेट ये क्लासिकली हम देख नहीं सकते, कहीं पे होता नहीं है. मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूँ समझने के लिए आसानी होगा. सपोज आपके पास एक लूप ऑफ वायर है. ओके, लूप ऑफ वायर. तो इसमें क्या हो सकता है, करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर सकता है या फिर क्लॉकवाइज फ्लो कर सकता है. हम कह सकते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज फ्लोइंग करंट इज 0 एंड क्लॉकवाइज इज 1. ओके, देन क्वांटम मैकेनिकल बिट या क्यूबिट में क्या होगा, दोनों करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में एक साथ फ्लो करेगा. ओके, दैट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, आई थिंक, आई नो. इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स, सेम इलेक्ट्रॉन दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में सेम पाथ के थ्रू एक साथ फ्लो कर रहा है. दैट्स वेरी बिजार, बट दैट्स एक्चुअली हैपेंस इन दोस माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स. तो इसको हम सुपरपोजिशन स्टेट कहते हैं. ओके, एंड दिस इज द ओनली इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच इज यूज्ड इन क्वांटम कंप्यूटर. तो क्लासिकल बिट इज 0 और 1 अलग अलग, क्वांटम बिट इज 0 and 1 एक साथ. तो चलिए देखते हैं, मैं अगर 2 क्यूबिट लेता हूं तो क्या होगा. पहले देखते हैं 2 बिट से क्या होता है. सपोज 2 बिट है 0 0, मैंने ब्लू एंड रेड से दिखाया है. तो एक साथ इस सिस्टम को कैसे लिखेंगे, साइड बाय साइड लिख देंगे 0 0. ओके, नाउ आई प्रिपेयर 2 क्यूबिट इन सुपरपोजिशन स्टेट्स 0 + 1 0 + 1. इसको भी कैसे लिखेंगे, फुल सिस्टम को साइड बाय साइड लिख देंगे. बट नाउ यू कैन सी दिस इज लाइक ए प्रोडक्ट स्टेट. आपने अलजेब्रा किया होगा, राइट? a + b × c + d इज द सेम थिंग. सो जब आप प्रोडक्ट लेते हो आपको मिलेगा 0 0 + 1 1 0 1 + 1 0 स्टेट. ओके, ऑल 4 स्टेट्स टुगेदर, वेयर एज क्लासिकल केस में यू हैव ओनली वन ऑफ देम. इसमें से 0 0 1 1 0 1 1 0 इसमें से कोई एक होगा, बट इस केस में चारों एक साथ है. तो यू कैन थिंक दिस लाइक ए पैरेलल प्रोसेसिंग. इस केस में लाइक 4 प्रोसेसर्स एक साथ काम कर रहे हैं, वेयर एज क्लासिकल केस में कोई एक ही प्रोसेसर एट अ टाइम काम कर सकता है. दैट इज वेयर पैरेलल प्रोसेसिंग कम्स इनटू द पिक्चर. ओके, नाउ हम देखते हैं कि एज कीप इंक्रीजिंग नंबर ऑफ क्यूबिट्स क्या होता है. सो 2 के लिए हमने देखा 4 पॉसिबिलिटीज, 3 के लिए 8, n के लिए इन जनरल 2 to the power n. तो मैं दिखाता हूँ आपको कितना क्विकली ये नंबर बड़ा हो सकता है. जस्ट विथ 30 क्यूबिट्स, ओके, द नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज इज ग्रेटर देन 100 crores, जो कि आपका i7 प्रोसेसर है उसमें भी जो नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स है उससे भी ज्यादा बड़ा है ये. ओके, जस्ट विथ 30 क्यूबिट्स. 100 qubits possibilities is greater than number of atoms in a human body, and 270 qubits इसमें इतने सारे possibilities है. This number is larger than the total number of atoms in the whole visible universe. Okay, तो इतना बड़ा नंबर है. तो that is why quantum computers are so powerful. Basically superposition से हमें क्या मिलता है, वो simple superposition state 0 + 1, उससे हम जब बहुत सारे qubit यूज करेंगे हमें मिलता है massive parallelism. So this is the basic वर्किंग प्रिंसिपल बिहाइंड ए क्वांटम कंप्यूटर. तो सवाल ये है कि ये तो मैंने बहुत कुछ बता दिया क्वांटम कंप्यूटर के बारे में, बट बनाएंगे कैसे. जो ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्यूबिट, इसको कैसे बनाते हैं. वी नीड ए फिजिकल सिस्टम. जैसे कि ट्रांजिस्टर्स बनता है सेमीकंडक्टर से, सिलिकॉन, जर्मेनियम. सिमिलरली हमें इसके लिए भी कुछ फिजिकल सिस्टम चाहिए. तो वन ऑफ द अर्लियर एटम्स वेयर आयंस. आयंस आपको पता हो, जब एटम से इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, इलेक्ट्रॉन डाल देते हैं, उसको हम आयन कहते हैं. उसको हम इस टाइप के लेजर से एक्चुअली कंट्रोल कर सकते हैं उसका स्टेट को. सिमिलरली पार्टिकल्स ऑफ लाइट, फोटोन का भी स्टेट को मैनिपुलेट करके क्यूबिट बना सकते हैं. एंड ये 2 काम के लिए इन दोनों डेव वाइनर एंड शर्जर को 2012 में नोबेल प्राइज मिला था. दिस वर एक्सेलेंट वर्क्स, बट प्रॉब्लम इसमें ये है कि ये आयंस और फोटोन्स आर वेरी स्मॉल. आपको पता होगा कि एटम्स बहुत छोटा होता है, तो इसको कंट्रोल करना भी वेरी डिफिकल्ट है. तो हम TIFR में क्या करते हैं, वी हैव टेकन ए डिफरेंट अप्रोच. हम कुछ बड़ा बनाना चाहते हैं जिसको इजीली कंट्रोल कर सकते हैं.
एंड वी मेक सुपर कंडक्टिंग क्यूबिट्स। आप देख सकते हैं ये चिप है बेसिकली, एक सिलिकॉन के ऊपर एल्यूमिनियम का सर्किट है एंड ये काफ़ी छोटा है, 2 माइक्रोन का ये स्केल है, तो रफली आपको पता होगा 50 से 100 माइक्रोन इज द विड्थ ऑफ ह्यूमन हेयर। ओके, तो इस टाइप का चिप को यू कैन थिंक ऑफ लाइक पेंडुलम्स जो ऐसे ऑसिलेट करता है, बट उसका इलेक्ट्रिकल वर्जन है ये, जिसमें वो इंडक्टर एंड कैपेसिटर से बना हुआ होता है। ओके, तो हम क्या करते हैं, इस चिप को इस टाइप के कॉपर कैविटी में बंद करते हैं, देन वी कूल इट डाउन टू वेरी लो टेम्परेचर यूजिंग ए स्पेशल फ्रिज इन आवर लैब, इट्स कॉल्ड डाइल्यूशन रेफ्रिजरेटर। ओके, कितना लो टेम्परेचर, 0.02 केल्विन या फिर -273.13 डिग्री सेल्सियस। ओके, इतना लो टेम्परेचर में जाने के बाद हमें इसका क्वांटम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज दिखने लगता है। एंड क्या होता है, आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा छोटा है, बट इसमें देयर आर मिलियंस ऑफ एटम्स, बट ये पूरा चिप एक सिंगल एटम की तरह बिहेव करने लगता है, एंड दैट इज व्हाई यू कॉल इट आर्टिफिशियल एटम। सम ऑफ you will visit our lab and get to see this. Okay, तो what are the challenges? मेन चैलेंज ये है कि यू हैव टू प्रोटेक्ट दिस चिप्स फ्रॉम एनवायरनमेंट, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा है, तो एनवायरनमेंट में कुछ भी डिस्टर्बेंस हो, इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक डिस्टर्बेंस, दैट विल किल देयर क्वांटम प्रॉपर्टीज। तो हम इसके लिए बहुत सारे शील्ड यूज करते हैं, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक शील्ड। देन वी हैव टू हैव द एबिलिटी ऑफ प्रिसाइज कंट्रोल, हम जो ये सुपरपोजिशन स्टेट बनाते हैं उसको बहुत प्रिसाइसली कंट्रोल करना होता है। इसके लिए वी यूज सोफिस्टिकेटेड एंड फास्ट इलेक्ट्रॉनिक्स इन आवर लैब, एंड ऑल्सो यू हैव टू मेक कस्टम कंपोनेंट्स, क्योंकि ये क्वांटम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज बहुत फ्रेजाइल होता है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वी यूज स्पेशल टेक्निक्स। ओके, बट द अल्टीमेट चैलेंज इज टू बिल्ड मल्टी क्यूबिट सिस्टम। आपको पता है कि एक ट्रांजिस्टर से कुछ नहीं होता, राइट? यू नीड मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर टू डू समथिंग। इस केस में वी नीड एटलीस्ट फ्यू टेंस ऑफ क्यूबिट्स टू डू समथिंग यूजफुल। तो व्हाट्स द स्टेट ऑफ आर्ट? यहाँ पे TIFR में हमने 3 क्यूबिट का चिप बनाया। ओके, सो 3 कितने पॉसिबिलिटीज है इसमें? 8, राइट? 2 into 2 into 2। IBM वालों ने 5 क्यूबिट चिप बनाया एंड गूगल वालों ने 9 क्यूबिट चिप बनाया। ये सारे क्यूबिट्स का अपना ओन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज है, बट सबका फाइनल गोल सेम ही है कि दे वांट टू मेक लार्जर क्यूबिट सिस्टम्स। ओके, तो आई बिलीव, बट देयर आर मेनी challenges here, many problems to be solved. I believe आप में से बहुत सारे लोग आगे साइंस परस्यू करेंगे ना? साइंस पढ़ेंगे, राइट? And solve some of these problems and eventually will build a fully fledged quantum computer which will change our modern life. Thank you.